हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है द अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो हमारे भारत की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से आती है, वो 2500 से लेकर 1500 BCE के दौरान जो है फ्लोरिश्ड होती है, फलती फूलती है। लेकिन 1500 BCE के बाद ये सिविलाइजेशन जो है वो धीरे धीरे पतन की तरफ चली जाती है, निष्क्रिय हो जाती है और उसका ज़्यादा वर्चस्व नहीं रहता है। यही वो टाइम पीरियड होता है जब आर्यंस जो है वो भारत के अंदर अलग अलग रास्तों के ज़रिए आते हैं। ऐसा कहा जाता था कि इन आर्यंस का जो भारत में रह रहे उस वक्त मूल निवासी थे, जिनको दसस या फिर दस्यु कहा जाता था, उनसे झगड़े किए और उनसे उनकी लैंड जो है वो छीन ली। कुछ हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि ये जो आर्यंस थे ये एक्चुअल में नोमैडिक पीपल थे। नोमैडिक पीपल यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं, और ये बेसिकली सेंट्रल एशिया से बिलोंग करते थे। लेकिन धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई। पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ने की वजह से आर्यंस को मजबूर हो गए कि वो दूसरी जगह पे जाकर रहना शुरू कर दे, और इसीलिए वो नए घर की तलाश में बाहर की तरफ निकलना शुरू होते हैं और भारत में आना भी उनका शुरू होता है। इसीलिए जो भारत में आए थे उनको बोला गया इंडो आर्यंस। ये जो आर्यंस है, इनका भारत में आने के जो स्टेजेस हैं उनको हम अलग अलग लेवल पे लेते हैं, अलग अलग सेंचुरीज़ में हम लोग उसमें डिवाइड करते हैं जिस तरीके से उन्होंने भारत के ऊपर कंट्रोल किया। तो सबसे पहले आता है उनका सप्त सिंधु के रीजन में जब उन्होंने कंट्रोल किया। सप्त सिंधु यानी कि जो वो एरिया जहाँ पर 7 नदियाँ बहती हो, रीजन ऑफ 7 रिवर्स, उनको कहा जाता है सप्त सिंधु। तो ये सबसे पहले जब भारत आए थे तो इसी सप्त सिंधु रीजन पर इन्होंने अपने आप को बसाना शुरू किया था, और इन्होंने इसको नाम दिया ब्रह्मवर्ता। ब्रह्मवर्ता का मतलब होता है लैंड ऑफ गॉड्स, यानी कि देवताओं की ज़मीन। ये वो समय था जब 1500 BCE से लेकर 1000 BCE के बीच में इन्होंने अपने आप को फ्लोरिश करना शुरू किया, यहाँ बसाना शुरू किया, यहाँ पे इस्टेब्लिश करना शुरू किया, और इस पीरियड को हम लोग कहते हैं अर्ली वैदिक पीरियड। हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि इस पीरियड के दौरान ही जो ऋग्वेदा है हमारा, ऋग्वेद सबसे इम्पॉर्टेंट वेद जो है हमारा, वो कंपोस्ट किया गया था। इसीलिए अर्ली वैदिक पीरियड को हम लोग ऋग्वैदिक पीरियड भी कहते हैं। तो ये हो गया आपका अर्ली वैदिक पीरियड वाला टाइम पीरियड, जिसको हम लोगों ने 2-3 पॉइंट्स में डिफ़ाइन किया कि वो सबसे पहले कहाँ पर आके बसे थे, ब्रह्मवर्ता में, लैंड ऑफ गॉड। और ये टाइम पीरियड था 1500 BCE से लेकर 1000 BCE तक। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक कि आर्यंस जो है उन्होंने अपने आप को धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ाना शुरू किया, और सप्त सिंधु के अलावा उन्होंने अपने आप को गैंगेटिक वैली यानी कि गंगा के किनारे की जो जगहें थी उनके ऊपर भी सेटल डाउन करना शुरू किया। ये पूरा रीजन जो कहलाया गया, इसको कहलाया गया आर्यवर्ता, यानी कि लैंड ऑफ आर्यंस, आर्यंस की ज़मीन। ये वो टाइम पीरियड था 1000 BCE से लेकर 500 BCE तक, और इसको हम लोग कहते हैं लेटर वैदिक पीरियड। तो आप इस तरीके से वैदिक पीरियड को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड में मैंने आपको बताया जिस ज़मीन पर वो बसे वो ब्रह्मवर्ता कहलाई गई। वो टाइम पीरियड था 1500 BCE से लेकर 1000 BCE, और इसको हम लोग कहते हैं अर्ली वैदिक पीरियड। जब आर्यंस ने अपने आप को गैंगेटिक वैली के दौरान बसाना शुरू किया, उस ज़मीन को हमने कहा आर्यवर्ता, यानी कि द लैंड ऑफ द आर्यंस। और ये टाइम पीरियड था 1000 BCE से लेकर 500 BCE, और इसको हमने कहा लेटर वैदिक पीरियड। तो इस तरीके से पूरा वैदिक पीरियड 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। इस चैप्टर के अंदर आप अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ऋग वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका वैदिक लिटरेचर। अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में जानने के लिए, या फिर जो अर्ली आर्यंस थे जो भारत के अंदर आए, जिन्होंने शुरुआत करी भारत के अंदर आर्यंस की, उनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें इन्हीं वेदों के ज़रिए मिलती है।
वेद का एक्चुअल मीनिंग होता है नॉलेज, यानी कि ज्ञान। ये वेद जो है ये आर्यंस कितने इंटेलिजेंट थे, कितने समझदार थे, उसका एक तरीके से कलेक्शन है कि वो इतने होशियार थे, उनकी क्या क्या थॉट्स हुआ करते थे, उनकी लाइफ कैसे हुआ करती थी, वो किन किन रिलीजियस बिलीफ में उनका क्या क्या रिलीजियस बिलीफ था, इन सब चीज़ों के बारे में हमें इन वेदों के ज़रिए ही पता चलता है। 4 इम्पॉर्टेंट वेद हमारे माने गए हैं: ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। काफ़ी सालों तक ये जो वेद है ये जब कंपोज किए गए थे तो वर्बली किए गए थे। वर्बली यानी कि ओरली एक दूसरे को सुनाए जाते थे और ये जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होते थे, यानी कि गुरु ने ओरली अपने शिष्यों को सुनाया, उन्होंने उसको याद कर लिया, फिर जब उन्होंने आगे जाकर अपनी आने वाली जनरेशन को सुनाया, उन्होंने उसको याद कर लिया। कहीं पर ये वेद लिखे नहीं गए थे, बहुत सालों तक ये इसी तरह ओरली जनरेशन टू जनरेशन जो है वो दिए जाने लगे। बहुत सालों के बाद इनको बुक्स के अंदर रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा वेदों के अलावा जो इस वक्त के इम्पॉर्टेंट लिटरेचर में आते हैं वो आते हैं द ब्राह्मणस, द उपनिषद, द पुराण या फिर एपिक यानी कि रामायण और महाभारत। और ये सारे इम्पॉर्टेंट रिलीजियस बुक मानी गई आर्यंस की। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये हमें उस वक्त के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देते हैं कि उस वक्त के सोशल लाइफ कैसी थी, रिलीजियस लाइफ कैसी थी, इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी। और ये सारी बुक्स जो थी वो बहुत पूजनीय थी, सेक्रेट थी, इस वजह से इनको वैदिक लिटरेचर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से मैंने आपको वैदिक लिटरेचर के बारे में बताया कि ये हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट है। ये हमें उस वक्त की सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल हर तरीके की लाइफ के बारे में बताते हैं। तो अब हम इन्हीं लाइफ के बारे में कि वो किस तरीके की उनकी लाइफ जीते थे उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक है सोशल लाइफ। सोशल लाइफ में आता है फैमिली लाइफ, कि उस वक्त के जो परिवार थे वो कैसे हुआ करते थे। आर्यंस जो है वो गांव में रहा करते थे। हर गांव जो है कई सारे जॉइंट फैमिलीज़ को मिलाकर बनता था। उस वक्त जॉइंट फैमिलीज़ का ही रिवाज था, सिंगल फैमिली नहीं चलती थी। जॉइंट फैमिली जिसमें पूरा परिवार रहता है, दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता, भाई बहन, पूरा परिवार एक साथ मिलजुल के जो रहता है उसको जॉइंट फैमिली कहते हैं। तो आर्यंस जो है वो गांव में रहते थे। हर गांव जो है वो कई सारे जॉइंट फैमिलीज से बनता था। जो फैमिली का हेड होता था उसको बोला जाता था गृहपति। गृह माने घर और पति माने हेड, तो घर का हेड उसको बोला जाता था गृहपति। ये जो परिवार होता था उसका सबसे बुज़ुर्ग इंसान जो है, मेल यानी कि आदमी, सबसे बुज़ुर्ग इंसान आदमी जो है वो इसका गृहपति माना जाता था और उसका डिसीज़न ही सबसे फाइनल होता था। बाकी सारे मेंबर्स जो भी वो डिसीज़न लेगा वो मानने के लिए बाध्य होंगे। तो ये थी इनकी फैमिली लाइफ। अब आता है पोजीशन ऑफ विमेन। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि इस दौरान जो विमेन की पोजीशन थी वो बहुत अच्छी थी। बहुत उनको आज़ादी मिली हुई थी, पढ़ने की भी आज़ादी थी, पॉलिटिकली वो इंटरफेरेंस भी करती थी। तो इस वक्त की जो हम लोग विमेन की पोजीशन देखते हैं वो बहुत अच्छी पोजीशन देखते हैं। मोनोगैमी यानी कि एक विवाह, यानी कि एक इंसान, एक आदमी जो है एक ही औरत से विवाह कर सकता है, वो एक साथ कई औरतों के साथ विवाह नहीं कर सकता। उस वक्त यही प्रैक्टिस में किया जाता था कि एक आदमी एक ही विवाह करेगा। औरतों को एजुकेशन की भी अपॉर्चुनिटी मिलती थी कि आप पढ़ाई लिखाई भी कर सको। कई सारे विमेन स्कॉलर्स जो है हमें उस वक्त के दिखाई देते हैं जिन्होंने ऋग्वेद के अंदर जो श्लोक हम लोग बोलते हैं वो भी कंपोज करे। इसके अलावा कोई भी रिलीजियस सेरेमनी जो होती थी, चाहे वो हवन हो, चाहे कोई भी पूजा पाठ हो, वो तब तक मान्य नहीं होते थे जब तक किसी आदमी की पत्नी उसके साथ नहीं बैठी हो। मतलब औरतों की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा थी कि आदमी की पूजा अधूरी मानी जाती थी अगर उसकी वाइफ उसके साथ प्रेजेंट नहीं हो।
इसके अलावा औरतों को ये भी आज़ादी थी कि वो अपने हस्बैंड खुद चूज़ कर सके। इसके लिए एक सेरेमनी की जाती थी जिसका नाम दिया गया था स्वयंवर। स्वयंवर यानी कि खुद के लिए पति चुनने की जो सेरेमनी है उसको नाम दिया गया है स्वयंवर। इसमें जो लड़कियां होती थी वो अपने लिए अपना मनपसंद पति जो है वो चुनती थी। तो इस तरीके से उनको अपना मनपसंद शादी करने की भी आज़ादी थी। इसके अलावा उस वक्त हम लोग कोई चाइल्ड मैरिज की एग्ज़ाम्पल नहीं देखते कि लड़कियों की बचपन में ही शादी कर दी, ऐसे कोई एग्ज़ाम्पल नहीं देखते। अगर किसी लेडी के हस्बैंड की डेथ हो गई है, अगर वो विधवा हो गई है, तो भी उसको अलाउड है कि वो दोबारा से किसी और से शादी कर सके। ऐसा नहीं है कि उसकी लाइफ को हेल बना दिया गया है क्योंकि उसका पति गुजर गया है, ऐसा कुछ भी नहीं था। उस वक्त जो विधवा होती थी उनको भी पुनर्विवाह करने की आज़ादी थी। तो इस तरीके से हम देखते हैं उस वक्त विमेन की पोजीशन बहुत अच्छी थी। बाकी के चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।